हेलो बच्चों, आइए संस्कृत पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल आपने पढ़ी थी संस्कृत व्याकरण में संस्कृत व्याकरण कक्षा 9 के अंतर्गत आने वाली कोर्स के अंतर्गत आने वाली व्याकरण है। कल आपने पढ़ा संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार। बच्चों, हमने बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों, पहला होता है स्वर संधि, और स्वर संधि को संस्कृत में कहते हैं अच संधि। पेपर में पूछने वाला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच, हल, दोनों, कोई नहीं। तो आप अच में ही टिक करेंगे कि अच संधि कहते हैं। या फिर ऐसे आ सकता है कि अच संधि कहते हैं स्वर को, व्यंजन को, विसर्ग को, किसी को नहीं। तो आप स्वर को जो है सही करेंगे। तो इस तरह से बच्चों, स्वर को कहते हैं अच संधि और हल संधि कहते हैं व्यंजन संधि को। हल संधि कहते हैं व्यंजन संधि को। व्यंजन को हल संधि कहते हैं। अब विसर्ग, जो तुम जब मात्राओं का अध्ययन करते हो तो आहा होता है, जिसको हम हा संस्कृत भाषा में कहते हैं, ये होता है विसर्ग। तो बच्चों, विसर्ग को संस्कृत में विसर्ग ही कहते हैं। अगर पूछा जाए हल संधि किसे कहते हैं या हल संधि का दूसरा नाम क्या है, तो आप व्यंजन बताएंगे, या व्यंजन का नाम पूछें तो हल बताएंगे। और बच्चों, स्वर संधि या अच संधि, अच एक प्रत्याहार है और इसी के अंतर्गत समस्त स्वर समाहित होते हैं। जिस प्रकार से हल भी प्रत्याहार है और हल के अंदर समस्त व्यंजन समाहित होते हैं, इसलिए इसका नाम अच संधि पड़ा। अगर पूछा जाए, अच पूछने वाला नहीं है क्वेश्चन ऐसा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल ऊंचा हो जाएगा कि अच संधि किसे, अच के स्वर को अच क्यों कहा गया। तो अच एक प्रत्याहार है और अच के अंदर ही समस्त स्वर समाहित हैं, इसलिए स्वर को अच कहा गया। इसी प्रकार से हल एक प्रत्याहार है और हल में समस्त व्यंजन समाहित होने के कारण इसको हल कहा गया। अब देखिए कि स्वर किसे कहते हैं या स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जो 2 स्वर वर्णों के योग से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं, ये हमने कल आपको बताया था। 8 प्रकार से में 5 प्रकार के नाम आपके किताब में दिए गए हैं, और आप अपनी कॉपी में जब नोट करना तो 8 प्रकार के नाम नोट कर लेना। भले ही 5 प्रकार भी नहीं पढ़ने, आपको 2 ही भेद पढ़ने हैं, लेकिन 5 प्रकार जब देखेंगे 5 हैं तो कहीं अगर प्रश्न आ गया कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो आप 5 में टिक नहीं करेंगे, ये गलत होगा। 8 प्रकार ही सही माना जाएगा। तो इसलिए 8 प्रकार के नाम लिख लेना। पहला प्रकार तो आपके पुस्तक में दिया हुआ है कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 हैं। 6वीं है आपकी पूर्व रूप संधि। 6वां प्रकार है पूर्व रूप। 7वां प्रकार है पर रूप। 7वां प्रकार है बच्चों पर रूप। और 8वां प्रकार है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव, ये आपकी 8वीं संधि है। तो बच्चों, इस तरीके से आपके स्वर संधि के कितने भेद हुए? तो 8 भेद हुए। अब 8 भेद के अंतर्गत आपका पहला भेद जो होता है वो होता है अकह सवर्णे दीर्घा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, और ये सूत्र लिखा हुआ है अकह सवर्णे दीर्घः
ये किसका सूत्र है? दीर्घ स्वर संधि का। अब हम आपको बताएंगे कि अक क्या है। ये अक क्या है? अक का मतलब होता है बच्चों, आप जब ये संस्कृत व्याकरण का निर्माण हुआ था तो भगवान शिव ने डमरू बजाया, उससे 14 सूत्र निकले जिसको शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। और ये महर्षि पाणिनि के द्वारा विरचित हुए, लिखे गए। और वो उन सूत्रों का नाम है ऐ उण री लिक ए ओंग ऐ औच है वरट लण इमंगड़ नम झबई घट धस जब गड दस खप छठत चट तव कपय सक सर हल। ये आपके माहेश्वर सूत्र हैं। तो बच्चों माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। अब माहेश्वर सूत्र के बाद यदि आपको अक समझना है, अक हमारा प्रत्याहार है। तो जब हम पढ़ते हैं ऐ उण, क्या पढ़ा? ऐ उण, ये हमारा पहला प्रत्याहार है। तो ऐ उण हमारा पहला प्रत्याहार है। और दूसरा प्रत्याहार है री लिक, दूसरा प्रत्याहार है तो री लिक। तो ऐ उण का आ और री लिक का का मिलकर बन गया अक। अब ये का और आ मिलके जब अक बन गया तो का हमारा हलंत होता है, और हलंत व्यंजन की इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। इसको हम नहीं गिनेंगे। अब हमारे कितने शब्द हैं देख लो, गिन लो। आ ई उ र री ली, अर्थात हमारे कितने हुए? 5। इस प्रकार से बच्चों हम अगर देखेंगे तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हुए, तो आता भी है पेपर में। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। आपको बता भी दिया विस्तार से क्या क्या आता है। आ ई उ री ली, आ ई उ री और ली। बच्चों अगर आपको प्रत्याहार पढ़ना हो और माहेश्वर सूत्र पढ़ना हो तो कक्षा 10 की जब हमने हिंदी की संस्कृत पढ़ाई थी उसमें हमने इस पर चर्चा की थी, बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से कि बच्चों को ये पूछना लिया जाए। तो उसमें हमने चर्चा की थी। आप 9th में हैं तो क्या हुआ, आप वहाँ जाकर कक्षा 10 की व्याकरण जब खोलेंगे तो पहले ही चैप्टर में हमने ये पढ़ाया है कि माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं और कितने होते हैं, कैसे होते हैं। तो वो आप नोट कर सकते हो वहाँ से। फिर बच्चों अक हो गया। अब दूसरे शब्द हमारा क्या था? अकह सवर्णे दीर्घा सवर्णे। सवर्णे का मतलब होता है बच्चों समान वर्ण। क्या होता है? समान वर्ण। जैसे कि आप लोग समान वर्ण में जब किया जाता है, जैसे मिश्रा है तो एक समान के एक जात के लोग हो गए। और यहाँ तक कि यदि अगर आपको ब्राह्मण समाज में जोड़ा गया तो चाहे मिश्रा हों, वाजपेयी हों, दुबे हों, शुक्ला हों, सब एक कैटेगरी में आते हैं, अर्थात ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। तो वहाँ यहाँ का मतलब है एक वर्ण, अर्थात समान वर्ण के साथ ही समान वर्ण। समान वर्ण का यहाँ पर क्या मतलब है? आ के साथ में ही आ, यह समान वर्ण हुए। अगर आ के साथ में ई हो गया तो ये क्या हो गया? असमान वर्ण। तो यहाँ पर सवर्णे कहा गया है तो समान वर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पर आप बच्चों ये असमान वर्ण को हटा दीजिए। तो सवर्णे का मतलब होता है एक ही वर्ण के अक्षर, एक ही वर्ण के अक्षर। और सवर्णे का अर्थ ये भी होता है बच्चों कि आ या आ, ये मत सोच लेना आ के बाद में हमारा आ नहीं आएगा। आ के बाद आ, ये दोनों समान होते हैं, एक समान होते हैं। समझ गए ना? जैसे बताया कि यदि ब्राह्मण परिवार माना जाएगा तो वो शुक्ला, वाजपेयी, तिवारी सब आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये ब्राह्मण वर्ग अर्थात आ वर्ग में आ आता है। यहाँ पर आ ह्रस्व और दीर्घ दोनों की बात होती है। ई दोनों होंगे, उ दोनों होंगे, री दोनों होंगे। ली हमारा दीर्घ नहीं होता, ली हमारा दीर्घ नहीं होता। तो आ या आ के बाद जब कोई समान वर्ण आवे तो तीसरे रूप में आपने क्या देखा, उसका क्या हो जाता है? दीर्घ। सवर्णे दीर्घा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ। अब इसको हमने एक एक शब्दों को आपको अलग अलग करके समझाया सूत्र के द्वारा कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घा। अब अक क्या है? अक हमारा एक प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, आ ई उ री ली।
आ ई उ री ली हमारा ह्रस्व और दीर्घ दोनों हो सकते हैं। आ ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, बस ये दोनों पद में आ होना चाहिए। प्रथम पद के अंतिम में आ, द्वितीय पद के प्रथम में आ हो तो वहाँ पर हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है। और बच्चों अगर ट्रिक की बात करें कि इसमें ट्रिक क्या होती है, आप कोई भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण देखेंगे, इसमें हमेशा क्या होगा, आ, ई, उ और री, क्योंकि री का हमारा दीर्घ नहीं होता। तो जैसे आप पढ़ेंगे विद्यालय, तो क्या हुआ, दीर्घ, विद्या द्या जो होए वो क्या है, दीर्घ है। विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय, विद्याधनम, ये हमारे क्या हैं, सब दीर्घ हैं। और ई का उदाहरण देख लो, कवीन्द्रः, रवीन्द्रः, कपीन्द्रः, रवीशः, सतीशः, क्षितीशः, नदीशः इत्यादि शब्द में सब में दीर्घ आएगा। अगर ऊ का देखेंगे तो भानुदयः, वधूत्सवः, अम्बोर्मि, बढूढ़ा, सूक्तिः, जिष्णुदयः, सब में दीर्घ ऊ होगा। यदि आपके पेपर में आ गया कि परमात्मा हम में कौन सी संधि है, तो आप पढ़ेंगे ना परमात्मा, अब लास्ट का नहीं देखना, बीच का देखना है, जहाँ पर आपको दो वर्ण का मिलाना है। तो परमात्मा अगर हम विच्छेद करेंगे तो आएगा परम आत्मा, तो परम में भी आ है और आ में भी आ है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हुई और दीर्घ में बड़ा दीर्घ हो गया हमारा। इसी प्रकार से यदि आ गया गिरीन्द्रः, तो गिरीन्द्रः री बड़ा है, बड़ी ई है, और बड़ी ई का मतलब हुआ अगर इसका विच्छेद करेंगे तो गिरिधन इंद्रः, तो गिर मीन्स पर्वत, इंद्र मीन्स इंद्र, तो गिरी छोटी ई और ई मिलकर क्या हुआ, बड़ी ई। तो इसको हम बड़ी ई कहते हैं, इसको संस्कृत में या साहित्यिक भाषा में बोलते हैं दीर्घी, तो दीर्घी आया। इसी प्रकार भानुदयः, ऊ दीर्घ होगा। मतलब यदि कोई भी शब्द आपका संधि करने का आ जाए और उसमें पूछ ले कि इसमें इस पद में कौन सी संधि होगी, तो यदि आपको दीर्घ दिखाई दें तो वहाँ पर आंख बंद करके आपको दीर्घ स्वर संधि में टिक कर देना है। और दीर्घ स्वर संधि का मतलब ही होता है दीर्घ होना। बस हाँ, ये देखना है आ भी दीर्घ होगा, ई भी दीर्घ होगा, ऊ भी दीर्घ होगा, री भी दीर्घ होगा, लेकिन ली जो होता है ये दीर्घ नहीं होता। ये और ये समान वर्ण के शब्द माने जाते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि सूत्र के अनुसार परिभाषा। अगर अब हम आप ऐसे से बताएं तो इसकी परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा होगी यदि आ या आ के बाद क्या होगी, यदि आ या आ का मतलब होता है छोटा आ या बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ। तो जब आ या आ के बाद सवर्ण या समान वर्ण आ जाए तो दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है, दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है। जब आ या आ के बाद दोनों के स्थान में दीर्घ होगा, जब आया आ के बाद ये आए या फिर यह प्रथम हो, ये द्वितीय पद में हो, तो जब आया आ के बाद समान वर्ण आता है तो वहाँ पर दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार आगे भी लिखना है कि जब ई या ई के बाद समान वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर ई हो जाता है। जब यह ऊ या ऊ के बाद समान वर्ण आए तो दोनों के स्थान में ऊ हो जाता है। और इसी प्रकार से जब री या री के स्थान पर समान वर्ण आए तो वहाँ पर दोनों के स्थान में दीर्घ री हो जाता है। समझ गए, दीर्घ री का मतलब ऐसे बनता है। जब आप माता के या पिता के रूप पढ़ेंगे ना तो मातृराम बनता है षष्ठी विभक्ति में, मातृराम पितृराम और दीर्घी, तो वह ये मातृणाम पितृणाम इसी का उदाहरण है। तो बच्चों ये हो गया आपकी परिभाषा। अब देख लीजिए उदाहरण को हम स्पष्ट कर दें दो सभी से एक एक। जैसे है आपका उदाहरण पुस्तकालयः, पुस्तकालयः, पुस्तकालयः। अब इसमें आप जब इसको विच्छेद करेंगे मतलब अलग करेंगे तो पुस्तक प्लस आलयः,
अब प्रथम पद में देखेंगे, आपको बताया गया है कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होता, उसमें स्वर लगता है। तो यहाँ पर हमारा स्वर है, कौन सा स्वर है? ह्रस्व आ। इसके बाद में देखो प्रथम पद के आखिरी वर्ण क्या है? आ। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ। तो ये दोनों मिलकर दोनों क्या हुआ? एक वर्ण, एक समान के सजाती हुए, सवर्णी हुए। अब ये दोनों के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा? आ। कौन सा आ? दीर्घा। अब पुस्तक में आ निकल गया तो ये हो जाएगा हलंत। बच्चों यहाँ पर पुस्तक से आ निकलने के बाद क्या हो जाएगा? हलंत में। और इसका आ निकल जाने के बाद क्या बचेगा? केवल ये तो निकल गया तो लय बचेगा और इसमें हलंत हो जाएगा। तो जब हम इसको आ को इस आ को इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पुस्तका लय, लय जुड़ गया तो पुस्तकालय। पुस्तकालय हमारा ये शब्द बना हुआ है। तो बच्चों इसी प्रकार से आप देखेंगे ई का उदाहरण। ई के उदाहरण में यदि आप देखें तो क्षितीसा, क्षितीसा क्या है? क्षितीसा। अब हम इसका अगर विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? क्षिति प्लस ईसा, क्षिति प्लस ईसा। अब हमारा इसमें क्या है? ह्रस्व ई, इसमें क्या है? दीर्घी। दोनों कैसे हैं? सवर्णी। दोनों के स्थान में क्या होगा? दीर्घी। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा? क्षिति। ई हट गया तो हलंत हो गया, प्लस ये वाला शब्द आ जाएगा, फिर सह। ई इसमें निकल गया तो सह बचा। अब जब यहाँ पर ये ई आ गया तो इस ई को इसी में जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्षितीसह। समझ गए? इस प्रकार से ये हुआ ई का उदाहरण। अब आप देखें ऊ का उदाहरण। ऊ में है सूक्ति। सूक्ति ये आपका मेन पद है। क्या है? सूक्ति। अब इसका मूल रूप क्या है? तो ये इसका जो मूल रूप है तो वो है सु प्लस उक्ति। ये हो गया आपका विच्छेद। अगर सु प्लस उक्ति लिख कर आ जाए तो आंख बंद करके आपको मैं बता दिया कि दीर्घ ऊ होगा। और यदि ऊ सूक्ति लिख के आ जाए तो आप समझ लीजिए कि इसके पहले पद में और दूसरे पद में ऊ ही होगा। तो अब ये ऊ है तो यहाँ पर ऊ लिख दो, और यहाँ पर भी ऊ है। कैसा ऊ है? ह्रस्व है, तो यहाँ पर भी ऊ लिख दो। और दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? दीर्घ ऊ बनेगा। दीर्घ ही, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो। तो जब दीर्घ बन गया, अब इससे सा से ऊ हट गया तो क्या बचा? सा हलंत से युक्त, अर्थात व्यंजन केवल। फिर इसके बाद में दोनों के योग से क्या आया था? ऊ, तो ऊ हो गया। इसके बाद में ऊपर क्या बचा? इक्तिह। इक्तिह लिख दिया। अब इसको हम अगर जोड़ेंगे तो सा में ऊ जोड़ दिया तो सु बन गया, और इक्तिह जोड़ देंगे तो सूक्तिह। हमारा यह शब्द हमारे इस शब्द से मैच कर रहा है, अर्थात हमारी संधि सही है। यह बच्चों स्पष्टीकरण होता है। स्पष्ट हो गई बात कि नहीं हमारा यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। अब बच्चों इसके बाद में आप री का उदाहरण अगर देखेंगे तो होत्रिकारः, होत्रिकारः, होत्रिकारः। अब इसका हम अगर विच्छेद करेंगे तो होगा होत्रि प्लस ऋकारः। इसी प्रकार होत्रिकारः पितॄणाम मातॄणाम इसी प्रकार बनता है। पितृभी मातृभी इसमें भी दीर्घ होता है। तो अब इसमें क्या है बच्चों? री, और इसमें क्या है? री, और दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? दीर्घ री। जैसे ये बना है, मतलब दो बार, एक बार ये एक बार ये। अब इसमें शब्द क्या बचा? होत। फिर क्या आया? दोनों के योग से री, और फिर इसमें क्या शब्द बचा? कारः। और जब पूरा शब्द हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा
होत्रिकारः। क्या बनेगा बच्चों? होत्रिकारः। यह आपका दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि क्या सूत्र, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा और दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण थे। इसके बाद बच्चों आपकी पुस्तक में जितने उदाहरण लिखे हुए हैं, आप सभी उदाहरण को अपनी कॉपी पे लिखना ही नहीं कि जैसे लिखा है वैसे लिख दें। सिर्फ आप मूल शब्द लिखेंगे या विच्छेद वाला या फिर संधि वाला, और अपने आप से करेंगे आ के भी, ई के भी, ऊ के भी और री के भी। इसमें से आपको सब समझ में आ जाएगा। सो जो समझ में ना आए आप पुनः पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये हुआ आपकी दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट। अब बच्चों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं जो इसका लाभ उठा सकते हैं और इससे उनको कुछ ज्ञान मिल सकता है। तो बच्चों अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, नमः संस्कृताय, जय हिंद, जय भारत।